हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 हिंदी कोर यानी आप सभी बच्चों के पेपर में जो सवाल एमसीक्यू के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो, अगर आपने सवालों को नहीं भी पढ़ा हुआ है यानी बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़े में, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आपके पेपर में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, एमसीक्यू किस प्रकार बनते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये हमारा हिंदी कोर का इस साल का पहला लेक्चर है जहाँ पे आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। पहला सवाल है हरिवंश राय बच्चन जी का। आपको मालूम होगा हमारे अभी जो वर्तमान श्री अमिताभ बच्चन जी है महानायक, उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। वो उनके जीवन का कवि का परिचय देना है। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है हालावाद के प्रवर्तक, कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर पिलाने वाले श्री कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1907 में हुआ था। यानी 1907 में अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। बच्चन जी की प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के एक कवि है जिनका नाम है उमर खयाम के जीवन दर्शन का स्पष्ट दिखाया था। यानी उनकी जो प्रारंभिक रचना है, इन्होंने देखिए जो भी क्रिएशन किया बचपन में या बच्चन जी ने, फारसी के एक कवि थे जिनका नाम था उमर खयाम। ठीक है। उनके जीवन दर्शन का उसमें अनुभव दिखता है या उनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। उनकी रचना मधुशाला की काव्य मंचों पर धूम मची थी। उनकी एक रचना थी जिनका नाम था मधुशाला, जो भी काव्य मंच पर जब वो बोलते थे इससे धूम मच जाता था, लोग उत्साहित होकर इस चीजों को देखते थे। प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी उनकी कविता आरंभ में पहले इश्क में, फिर प्यार, फिर पीड़ा और फिर मैखाने, मतलब होता है अगर मैं सही हूँ तो जहाँ पर दारू मिलता है यानी वाइन शॉप जिसे कह सकते हैं आप लोग या फिर बार कह सकते हैं, उस पर लिमिट रहा। आगे उसमें गंभीरता और प्रौढ़ चिंतन को भी स्थान मिला। देखिए जब बच्चन जी ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने कविता प्रारंभ की अपने जीवन में, तो सबसे पहले उनका जीवन 1907 में हुआ। उनका जो भी रचना था वो कवि उमर खयाम के जीवन पर आधारित लगभग था। उसके बाद धीरे धीरे उनके कविता में इश्क दर्शा, फिर प्यार दर्शाया गया, पीड़ा हुआ, उसके बाद मैं खाने तक पहुंचा गया। उसके बाद उनकी जो कविता रहा उसमें गंभीरता भी शामिल हुआ, जो प्रौढ़ चिंतन होना चाहिए जीवन को लेकर वो भी बताई गई। रचनाएं जो है कवि हरिवंश राय प्रमुख रचनाएं, इनमें मधुशाला है, मधुबाला है, मधु क्लश है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, मिलन यामिनी है, सतरंगिनी है और आरती और अंगारे आदि है। 4 खंडों में बच्चन जी की आत्मकथा तथा कुछ अनुदित पुस्तकें भी है। सन 2003 में बच्चन जी का देहावसान हो गया, यानी 2003 में उनकी देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गया कह सकते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा क्या क्या जाएगा, सबसे समझिए कि पहले उन्होंने उनका जो कवि का रचना होता है, उनकी कविता जो रचना होती है वो लगभग उनके किस प्रकार आधारित थी, तो वो कवि उमर खान पर आधारित थी। जन्म 1907 पे हुआ था। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में तो नहीं पूछा जाए, लेकिन आपसे 1 नंबर या 2 नंबर सवाल पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएं, तो मधुशाला है, मधुबाला, इन सब चीजों के बारे में एक नाम ले दीजिएगा। या उनका देहावसान कब हुआ था, तो सन 2003 में उनका देहावसान हुआ था, ये भी पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, और ये बचपन में अभी आपने कुछ चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होना चाहिए। एनी फ्रैंक कौन थी या एन फ्रैंक कौन थी, उनकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है, क्या कारण है उनका डायरी प्रसिद्ध होने का। तो एन फ्रैंक या एनी फ्रैंक, चलिए हम लोग पढ़ के चलते हैं। हॉलैंड में एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय बालिका थी। देखिए आपने नाम सुना होगा जूइश, जिसे अगर मैं सही हूँ हिंदी में यहूदी कहा जाता है। हाँ, तो वो यहूदी परिवार में एक 13 वर्षीय बालिका थी। ठीक है, यानी यहूदी परिवार से बिलोंग करती थी। उनके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। उनका जो परिवार था 2 साल छिपकर रहा था। अब भाई कोई छिपकर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी थी, उसी कारण ये बात हो जा रही है। इस दौरान एन ने क्या किया, जो अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। देखिए आपको अगर किसी भी आदमी को अगर 2 साल या कहीं भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया है तो आपको रहना बहुत दिक्कत होता है, और उन्होंने सोचे 2 साल बिताए तो उनको कितना ज़्यादा पीड़ा सहना पड़ रहा होगा। यहीं रहकर एन ने क्या किया, उनके जो अनुभव है उनको डायरी में क्या किया उन्होंने लिखा, यानी उनके जो अनुभव है उनको डायरी में लिखना स्टार्ट किया। यह डायरी बाद में जाके बहुत फेमस होती है। इस डायरी में एन का व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, मतलब उनका जो जीवन था उन्होंने ये तो बताया, अपितु जो भी 60 लाख यहूदियों पर ढाई जुल्मों की जीवंत कहानी है। यानी देखिए आपको मालूम होना चाहिए हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर और यहूदी का लफड़ा तो आपने क्लास 9 में सुना ही होगा, जिस वजह से यहूदी लोग को उन्होंने एक कह सकते बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा था। ठीक है, उसी की कहानी यहाँ पर 60 लाख यहूदी पर जो जुल्म ढाए गए थे हिटलर के बारे में, उनकी ये जीवंत कहानी बताई जाती है। उसकी डायरी है जो बेसिकली 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज़, यानी एनी फ्रैंक की जो डायरी है, जो 60 लाख लोग हैं
उनके तरफ से एक आवाज़ बन के निकलती है, लोगों के बारे में बताती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 के बाद का जो समय था, इन कुछ सब साल तक चला था, हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह भूमिगत जीवन जीने के लिए विवश किया, यहूदी मतलब बेसिकली हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को इस तरह खराब कंडीशन में विवश कर दिया था कि उनका जो जीवन था वो रह के भी नश्वर हो गया था। मतलब आप रहो लेकिन कोई इतना इम्पैक्टफुल आप लोगों के लिए नहीं रह जाते, वही यहाँ पर हुआ था। उसी का सजीव मैंने उसका जो एक उन्होंने देखिए अपने जीवन में जो भी इस चीज़ को अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने क्या किया, इस डायरी में उतारा है। उस दौरान युद्ध की जो भयावहता से लोग कांप उठते थे, मतलब युद्ध के कारण जो भी चीज़ लोग देखते थे, भाई युद्ध जब सामने चलता है, आपके परिजन को आपको जब किसी से मार दिया जाएगा, आप कैसा महसूस करोगे, वो सब चीज़ उन्होंने क्या की, उस डायरी में लिखी। और यही डायरी वो 60 लाख लोग जो पीड़ा झेल रहे थे उसकी यहाँ पर आपको चित्रण करता है। इस विवरण को सारे विश्व के लोग जानना चाहते थे कि इस विवरण में क्या लिखा गया, और यही कारण है कि जो एनी फ्रैंक थी उनकी जो डायरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है। तो एनी फ्रैंक पहले आपसे पूछा जाएगा कहाँ की निवासी थी, तो हॉलैंड की निवासी थी। एनी फ्रैंक जो है उनका परिवार क्या था, एक यहूदी था। उनकी उम्र क्या थी, 13 वर्षीय बालिका थी। हिटलर के कारण वो कितने साल उनको जेल में रहना पड़ा, बेसिकली 2 साल तक वो अंडरग्राउंड थी। और उसके बाद उनकी जो डायरी है वो 60 लाख लोगों को यहाँ पर क्या करती है, दर्शाती है कि 60 लाख लोगों का आवाज़ ही बन के निकलता है डायरी, इसलिए ये डायरी क्या होता है, इतना ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो रही थी, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहे, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कहानी समझने की कोशिश करूंगा। देखिए एक फैमिली है, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी, ठीक है। 2 कैरेक्टर है। यशोधर बाबू क्या है, भले ही वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपके घर में भी हो सकता है 2 कैरेक्टर ऐसे हो या एक्सपर्ट। एक क्या है, एक पढ़ने लिखने में चलिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक लेकिन घर के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, एज होने के साथ साथ वो पार्टिकुलर इस चीज़ में और निपुण होता चला जाता है। सेम कहानी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यशोधर बाबू की जो पत्नी है, जैसे जैसे समय ढल रहा है, मतलब समय तो रुकने वाला है नहीं किसी के लिए, समय तो बीतेगा ही बीतेगा। तो समय के बीतने के साथ उनकी जो पत्नी है वो उस चीज़ में सफल हो रही है, मतलब अपने कार्य क्षेत्रों में सफल होती है। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो इस प्रकार की चीज़ों में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है यशोधर बाबू की जो पत्नी है एक सुशील रहती है और समझदार पत्नी है। ठीक है, यानी उनकी पत्नी अच्छी है, समझदार भी है। वो आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना चाहती है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है कि हर चीज़ को हमें एडेप्ट करना चाहिए, यानी हर चीज़ हम अपने जीवन में अपनाते चलें, अपनाते चलें, तभी हम समय के साथ अपने को मॉडिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट में नोकिया के फ़ोन खत्म हो चुके लगभग। ठीक है, नोकिया के एंड्रॉइड फ़ोन को नहीं खरीदता होगा, लेकिन एक टाइम वो था, नोकिया का दौर था, जब हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जब नोकिया के फ़ोन नहीं थे। आदमी को उस टाइम सैमसंग नहीं मालूम था, वीवो नहीं मालूम था, कुछ नहीं था ही नहीं मार्केट में। उस टाइम मार्केट में चलता था नोकिया। बाद में देखिए सैमसंग ने क्या, नोकिया सैमसंग भी थे, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, अपने आप को समाज के हिसाब से मॉडिफाई किया कि भैया अब हमें एंड्रॉइड पर शिफ्ट होना है, हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन नोकिया नहीं किया, तो जिस तरह था वो उसी तरह है कि आज उसका मार्केट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर यशोधर बाबू की जो पत्नी है, मान लीजिए सैमसंग कंपनी सर समझ ली उन्हें, और उनके जो पति है यशोधर बाबू, ठीक है, वो क्या नोकिया वाले फ़ोन वाले पुराने मॉडल, ये पुराने मॉडल की ज़िंदगी बीतना है। तो यशोधर बाबू की पत्नी क्या करती है, जैसे समय बीतता है, यानी आधुनिक समय मॉडर्न वर्ल्ड जिससे आ रहा है, जो भी जो नए विचार होते हैं उनके हिसाब से वो ढलना चाह रही है। ठीक है, ढलना जानती है। व्यवहारिक जीवन भी उनको अच्छा खासा ये सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। व्यवहारिक जीवन मतलब वो अपने जिस घर परिवार रह रही है उनसे वो सीखती है कि जिस प्रकार समय बदल रहा है, समय के अनुसार से हमें अपने आप को चेंजेस करना चाहिए। जिससे जो हमारे बच्चे, देखिए पहले क्या है, बच्चे हमारे जो भी, अगर आपके भी भाई बहन होगा, तो आप उनको कभी भी ऐसा फील नहीं करवाएं कि आप उनके सीनियर हैं। आप उनको ट्रीट करें कि आप उनके मित्र की तरह, दोस्त की तरह। जिससे उनको क्या लगेगा कि अगर कोई भी मुसीबत आती है या अगर उनको कुछ भी शेयर करना रहेगा तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए लोग कोशिश करते हैं आजकल के इस युग में कि जो माताएं होती है वो अपने बेटे या बेटी के एक मित्र बन के रहना चाहते हैं, जिससे ताकि लोग उससे कनेक्ट, मतलब बेसिकली उनके बेटे बेटी उनसे कनेक्ट हो गए। पर यशोधर बाबू जो रहते हैं वो परंपरागत, मतलब वो जो पुराने विचारधारा वाले लोग या परंपरागत खानदानी सिद्धांतों पर चलने की, जो हमारे खानदान ने बोल दिया यही होगा, ठीक है, इस प्रकार के विचारधारा रखते थे। उन्हें आज की पीढ़ी की जो नई सोच है ढकोसला लगती थी। ढकोसला मतलब होता है दिखावट लगती थी कि इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। अतः वे अपने परिवार और बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते थे, और इस कारण वो हाशिए पर चले जाते थे। मतलब अपने परिवार से वो जुड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनका परिवार में उनकी माताजी बच्चों से जुड़ जाती थी, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे। क्या है, क्योंकि उनकी विचारधारा उनसे मिल नहीं पा रही थी, और विचारधारा नहीं मिलने के कारण वो
उनसे तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो वो चले जाते थे, क्या किया जाए। तो ये कहानी में ये आपको बताया गया, ठीक है। तो सोचिए एक छोटा सा कहानी था, क्वेश्चन था, लेकिन आपसे इसने कितने सारी चीजें आपने सीखी यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों कही जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, लिखा हुआ है पानी दे गुड़धानी दे, ठीक है। मेघ जो है पानी के साथ गुड़धानी का मांग क्यों कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है, एक तुकबंदी है बेसिकली, ठीक है, कि पानी के साथ ही गुड़बंदी की मांग एक तुकबंदी भी है और विशेष अभिप्राय भी है, कि इसका मतलब भी है कि जब मेघ जब पानी देंगे तो अनाज उगेगा, जब भी बारिश होगी तो जो क्रॉप्स रहते हैं, क्रॉप से बेसिकली हमारे पास हार्वेस्ट करेंगे, फसल उगाएंगे हम लोग, तो गुड़ चना आदि की हमारे पास उपज होगी, मतलब गुड़ चना भी उपजेगा। और पेट पूर्ति का देखिए जो भी साधन होंगे, मतलब हमारे पेट पूजा के लिए, मतलब जो भी चीज़ हमें खाने के लिए चाहिए वो सारे के सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल होंगे। उसी कारण पीने, नहाने, धोने, खेती के लिए जो भी हमें पानी चाहिए, तो खाने के लिए गुड़धानी यानी अनाज तो चाहिए साथ ही। अतः इन दोनों की मांग, ठीक है, एक साथ की जाती है कि आप हमें खाने का तो चीज़ दोगे ही दोगे, साथ साथ क्या दोगे, पानी भी दोगे। तो गुड़धानी पानी दे, मतलब पानी के साथ साथ खाने का चीज भी आप हमें दीजिए, ये मेघ से बेसिकली डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पंक्ति का या इस तुकबंदी का ये अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया। अगला सवाल यहाँ पर बताया हुआ है कि नमक कहानी में भारत एवं पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे। देखिए नमक कहानी बहुत पुरानी कहानी, आप भारत पाक से जानते ही होंगे। भारत पाकिस्तान का अटूट, जो हमारा ये कहा जाए, ये हमारी जो नापाक संतान है पाकिस्तान, ठीक है, ये है तो हमारी पार्ट, लेकिन क्या करे बेटा, ठीक है, कितना भी दुष्ट हो जाए या कुष्ट हो जाए, रहता पिताजी के लिए हमेशा अच्छा ही, ठीक है। यही कहानी हमारे पाकिस्तान से बताई जा रही है कि हम भारत में कितने भी हम लोग भारतीय जनता या पाक की जो जनता है, ठीक है, दोनों के बीच में कितना भी कैसा भी रिश्ता चल रहा हो, लेकिन एक नमकीन सा स्वाद घुला हुआ है, कैसे, ये आपको बताना, मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ बताना है। तो सन 1947 में बंटवारा होता है। अब पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बन चुके हैं। सफिया भारत की है और उसका भाई जो है पाकिस्तान का नागरिक बन चुका है। दो कैरेक्टर यहाँ बताया जा रहा है, जो सफिया है वो भारत के है बन के चुकी है, और उसका जो भाई है वो पाकिस्तान का नागरिक है। लेकिन उसके भाई बहन का जो स्नेह है वो खत्म नहीं हो जाता है। भैया वो रहते भले ही वहां पर है, लेकिन ये जो स्नेह या प्यार है दोनों भाई बहन के प्रति, ये कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार सिख बीबी एवं सफिया में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास में व्यवहार जो भाव प्रेम दिखाया गया, इससे स्पष्ट होता है कि भारत पाक विभाजन होने पे दोनों देश की जनता में प्रेम मोहब्बत का नमकीन स्वाद आज भी भुला गया। देखिए भले ही दोनों देश आज अलग अलग बंटवारे हो चुके हैं, लेकिन लोगों में जो प्रेम भाव दिखाया जाता है वो आज भी बना हुआ है। जो भी हमारे देश के देखिए नागरिक वहाँ भी है, क्योंकि है तो वो भारत मूल के ही है, भले वो देश बंटवारा हो चुका है तो वो भारतीय ही, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के कृत्यों के कारण उनके मन के विचारधारा अलग हो चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसा समय जब जरूर आएगा कि वो हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे। तो नमक तो उस मोहब्बत का प्रतीक होता है जो कहानी में क्या है, यहाँ घुला हुआ है। तो इसी प्रकार ये जो मोहब्बत का नमकीन स्वाद है, ये दोनों ही देशों में क्या इस प्रकार घुला हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मदाह पर आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की जो वर्तमान हमारी सभ्यता है उसके संकट की ओर संकेत किया है, कैसे ये हमें बताना है। तो अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में निरत रहते हैं। देखिए जो हमारा शरीर सुख है, मतलब शरीर को हर प्रकार की जो भी सुख सुविधा चाहिए, उनकी लालच को छोड़ के अगर हम आत्मबल पर बेकस फोकस साधना में निरत रहते हैं तो शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और जीवन के सारे संकटों का हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम अपने मन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें तो हम सब चीज़ को कर सकते हैं। परंतु आज सभी लोग क्या है, धन बल पर मतलब पैसे पे क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो माया बल है मतलब दिखाने का इल्यूजन, जैसे शो ऑफ करने का जरिया कहते हैं, ठीक है। कि जैसे भाई कोई सोचेगा कि भाई जैसे वो कौन सा फेमस कंपनी है, चलिए मैं मान लिया जाता हूँ कि आपके पास बाटा का जूता है, तो भाई बाटा का जूता आपके अगर रिलेटिव मतलब आपके कोई बड़े भाई का या किसी का होगा तो आप देखा शोपीस करोगे, भाई मेरे पास बाटा का शो, तो क्या आप भाई दिखाना चाहते हो कि भाई हम अमीर आदमी ये करना चाहते हैं। इसी कारण आज जो मानव सभ्यता है वो संकट आ रहा है। आपने क्लास 10th में या क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा हो जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, कि वो उस आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता, वह सही चित्रण बताया गया अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो जो भी भौतिक सुख सुविधा उसके साधन में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भी हमारे मानव मूल्य उनको यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार ह्रास होते चला जा रहा है।
तो ये एकदम सही बताया जा रहा है कि हम जिस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें फिजिकल खुशी चाहिए उसकी तरफ चलिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे नैतिकता का ज्ञान है वो खत्म होते चला जा रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिलहाल समाप्त करेंगे। बाकी बचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। ये पहला वीडियो था, 3-4 वीडियो आएंगे जिसमें पूरा आपका ग्रामर सेक्शन हो, चाहे जो भी पार्ट है वो सब कुछ कंप्लीट होता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।